हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और बच्चों सब बढ़िया है? ठीक ठाक चल रहा है? चलिए, अच्छी बात है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में बैठकर आराम से वीडियो लेक्चर्स के साथ नई बातें रोज़ ही सीख रहे होंगे। और लास्ट लेक्चर में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने बात किया था ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड कुछ ओल्ड थियरीज़ की, और आज के लेक्चर में अगर हम बात करें तो आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड जो मॉडर्न थियरी है उसकी बात करेंगे। ठीक है ना? तो आइए मॉडर्न थियरी की बात स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपके साथ। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कुछ पुरानी बातों को। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने बात किया था कि थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन या विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत, उसमें बताया गया है सब कुछ ईश्वरीय शक्ति के द्वारा बनाया गया है, सभी जीवधारियों को ईश्वरीय शक्ति ने उत्पन्न किया है। उसके बाद अजीवाद जीवोत्पत्ति या स्वतः जननवाद का सिद्धांत था, आपने पढ़ा, और उसमें कहा गया है प्राचीन दार्शनिकों ने बताया है कि निर्जीव वस्तुओं से ही सजीवों की उत्पत्ति हो जाया करती थी। बाद में इस थियरी को रिजेक्ट करने के लिए 3 साइंटिस्ट का इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया। स्पेलेंजनी, रेड्डी और पास्चर का एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया था, और इन्हीं तीनों ने मिलकर के जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आपको याद होगा ये बात। फिर इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि आगे की कहानी देखें तो आगे की कहानी क्या है, उसके बाद में कुछ इस बात पर चर्चा हुई थी कि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन किसी अन्य ग्रह से आया हुआ है, अंतरिक्ष से होते हुए, और जीवन निरंतर है, ये बहुत आरंभ से ही कई ग्रहों पर पाया जाता है और एक से दूसरे ग्रह तक आ जा सकता है। तो इसमें 3 सब थियरीज को आपने पढ़ा था। एक तो कॉस्मोजोइक थियरी आपने पढ़ा था, दूसरा थियरी ऑफ पैंसपर्मिया पढ़ा था, और तीसरा मेटियोराइटिक थियरी को आपने पढ़ा था, उल्कापिंडीय सिद्धांत। लास्ट में आपने प्रलयवाद पढ़ा, और प्रलयवाद में क्यूवियर के द्वारा प्रस्तुत की गई थियरी के बारे में हम लोगों ने जाना था। अब आज की थियरी, अब मॉडर्न थियरी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न थियरी। तो चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ बात करेंगे आधुनिक सिद्धांत या प्रकृतिवाद या ओपेरिन हेल्डेन थियरी, ये फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे या अजीवात जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। इसी को हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आधुनिक सिद्धांत की बात करेंगे तो सिंपली आप जान ही रहे हैं कि इसे कह दिया जाएगा क्या, मॉडर्न थियरी। इस तरह से प्रकृतिवाद की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर आप कहेंगे, सिंपली आप देखेंगे
नेचुरलिस्टिक थियरी, इसी के साथ साथ ओपेरिन हेल्डेन थियरी, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे जीवोत्पत्ति का सिद्धांत अर्थात थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस, या हम कह सकते हैं या थियरी ऑफ कीमोबायोजेनेसिस, अर्थात पहले कीमोजेनेसिस हुई, रासायनिक पदार्थों का उद्विकास हुआ, फिर बायोजेनेसिस हुई अर्थात जीवधारियों की उत्पत्ति हो पाई। तो ये कुछ नाम हैं इस मॉडर्न थियरी के। अब सवाल उठता है कि प्रस्तुत किया गया या प्रपोज्ड बाय, किसने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? तो हम सिंपली कहेंगे प्रपोज्ड बाय A.I. ओपेरिन। ये कहाँ के थे? ये थे रशिया के, ये रशियन साइंटिस्ट थे। एंड नेक्स्ट वन वाज द J.B.S. हेल्डेन। तो जो J.B.S. हेल्डेन थे, इनको यहाँ पर ध्यान दें, ये कहाँ से थे? ये थे इंग्लैंड से, लेकिन ये भले ही इंग्लैंड के थे बट बाद में ये आकर के इंडिया में बस गए थे और इंडिया में रहने लगे थे। इंडिया की नागरिकता ले ली थी इन्होंने, इंडिया के भुवनेश्वर शहर में रहने लगे थे, इंडिया के सिटीजनशिप ले लिया था इन्होंने, इसीलिए इनको इंडियन साइंटिस्ट भी कहा जाता है। और इसीलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन इंग्लैंड बॉर्न इंडियन साइंटिस्ट, इस तरह से इंग्लैंड बॉर्न इंडियन साइंटिस्ट। तो ये कहा जाता है, इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीज़ों को। क्लियर है ना? तो चलिए ठीक है, यहाँ की बात हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि ये बात हो रही है इस तरह से। अब देखेंगे कि ये थियरी कहती क्या है, ठीक है ना? ये थियरी कहती क्या है। और एक चीज़ और इससे रिलेटेड हम लोग जान सकते हैं कि अगर हम बात करें कि पब्लिश्ड इन, या सिंपली हम कहेंगे कि प्रकाशन या प्रकाशित हुई, तो आप देखेंगे कि यह थियरी प्रकाशित कहाँ पर हुई? तो इसमें आप देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, नाइनटीन 1936 में ओरिजिन ऑफ लाइफ में प्रकाशित हुई ये थियरी। और ये है क्या? तो सिंपली आप कहेंगे कि भाई ये है ओपेरिन द्वारा प्रस्तुत एक पुस्तक। हाँ जी, ये क्या है? ओपेरिन के द्वारा प्रस्तुत की गई एक पुस्तक है, एक बुक का नाम है ये ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्लियर? यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जब ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात आती है तो ये बुक लिखी गई है A.I. ओपेरिन के द्वारा,
और जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात आती है, यहाँ पर लाइफ की जगह अगर मान लीजिए स्पीसीज हो, जाति की उत्पत्ति, तब उस बुक को लिखा हुआ है डार्विन ने, जिसे आप आगे पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ है तो ओपेरिन की बुक है, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अगर होता तब आप कहते कि डार्विन की बुक है। ठीक है ना? तो दोनों ही बुक का नाम आपको याद रखना है। एक का नाम यहाँ बता रहे हैं, आगे दूसरी का नाम आएगा तो वहाँ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है ना? इस तरह से अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इस थियरी में इतनी बातें जानने के बाद में इस थियरी से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप लिखेंगे जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। सिंपली अब हम देखेंगे कि इसमें कथन क्या है या स्टेटमेंट क्या है। तो सिंपली आप कहेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार इस थियरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन स्टेटमेंट है, वो क्या कहता है। तो इस थियरी में एक्चुअली ये बताया गया है कि आरंभ में निर्जीव कार्बनिक पदार्थों से प्रथम जीवधारियों की उत्पत्ति हो पाई, और उसके बाद जब एक बार जीवधारी बन गए तो उन जीवधारियों से नए जीवधारी का निर्माण होने लगा। अर्थात पहली बार जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो किससे हुई? वो अकार्बनिक और अकार्बनिक रासायनिक पदार्थों से जो निर्जीव थी उनसे ये जीवन की उत्पत्ति हो पाई थी। अर्थात हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली कि इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में निर्जीव कार्बनिक रासायनिक पदार्थों आरंभ में निर्जीव कार्बनिक रासायनिक पदार्थों से ही प्रथम जीवधारियों की उत्पत्ति हुई है। तथा बाद में इनसे क्या हुआ? तो बाद में इनसे, जी हाँ ध्यान दीजिए कि बाद में इनसे क्या हुआ? अन्य जीवधारियों या अन्य जीवों की उत्पत्ति व उद्विकास हो पाया। इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि ये स्टेटमेंट है, ये मेन स्टेटमेंट है इस थियरी का। तो आप कहेंगे अतः उद्विकास की प्रक्रिया आरंभ में किस में हुई? निर्जीव पदार्थों में। अतः आरंभ में निर्जीव पदार्थों से
ध्यान दें, आरंभ में निर्जीव पदार्थों से बताइए किसका निर्माण हुआ, तो सिंपली आप कहेंगे किसका उद्विकास हुआ, तो निर्जीव पदार्थों से, तो आप कहेंगे कि कार्बनिक रासायनिक पदार्थों का उद्विकास हो पाया। कार्बनिक रासायनिक पदार्थों का उद्विकास हुआ। जी हाँ, ध्यान दें, तो अब जो ये निर्जीव पदार्थों का उद्विकास हो रहा है इसको क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो आप लिखेंगे, यहां पर आप देखेंगे दैट इज इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इस तरह से। और दूसरी कंडीशन हम लोग देखेंगे इसके बाद, जी हाँ ध्यान देंगे, इसके बाद किसका विकास हुआ, तो सिंपली आप कहेंगे ना कि इसके बाद इन रासायनिक पदार्थों से जीवधारियों का विकास हुआ। इन रासायनिक पदार्थों से किसका, प्रथम जीवों की उत्पत्ति हो पाई। ये कहानी हो गई। अब जो प्रथम जीवों की उत्पत्ति की बात की गई, वो प्रथम जीवों की उत्पत्ति की बात अगर हम लोग करेंगे तो आप देखेंगे इसको कहा जाएगा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इसे कहा जाएगा क्या जी, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। और इसके पश्चात क्या हुआ, तो आप कहेंगे इसके पश्चात आप देखेंगे जी हाँ ध्यान देंगे, इसके पश्चात क्या हुआ है, इन आरंभिक जीवधारियों में उद्विकास के द्वारा आगे चलकर जटिल जीवधारियों की उत्पत्ति हो पाई या जटिल जीवधारियों का उद्विकास हो पाया। इन आरंभिक जीवों से आरंभिक जीवों से किसका उद्विकास, तो आप लिखेंगे जटिल जीवधारियों का उद्विकास हो पाया। तो अब आप देखेंगे कि जटिल जीवधारियों का जब उद्विकास हो पाया तो इस इवोल्यूशन को क्या कहेंगे, तो इस इवोल्यूशन को कहा जाता है दैट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, या इसी को आप ध्यान देंगे कह सकते हैं आप कार्बनिक उद्विकास। क्या कह दिया जी आपने, आपने कहा इसे कार्बनिक उद्विकास। तो ये कहानी होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, इस थियरी के अकॉर्डिंग ये सब बताए गए हैं। और इसी को आप ध्यान दें, इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन जिसको आपने लिखा है, इसी को आप कह सकते हैं दैट इज केमिकल इवोल्यूशन या इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इस तरह से आप इन चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे
कि ये थियरी क्या कह रही है, ये थियरी कह रही है कि आरंभ में निर्जीव रासायनिक पदार्थों का विकास हुआ, फिर इन निर्जीव रासायनिक पदार्थों से निर्जीव कार्बनिक रासायनिक पदार्थों का विकास हुआ, अर्थात ऑर्गेनिक केमिकल्स का उद्विकास हुआ, फिर इन ऑर्गेनिक केमिकल से प्रथम जीवधारी बने और फिर इन जीवधारियों में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के फलस्वरूप जटिल जीवधारियों की उत्पत्ति हुई है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मॉडर्न थियरी बताती है। इसी को हम लोग एक्सप्लेन वे में विस्तृत रूप में अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आप देखेंगे यहाँ हम बात करते हैं कि इस थियरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो आप देखें जीवन की उत्पत्ति यहाँ दो चरणों में हम लोग देखेंगे। एक तो आप देखेंगे केमिकल इवोल्यूशन, या रासायनिक उद्विकास, और दूसरा हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसे आप कहते हैं जी जैविक उद्विकास। अब ध्यान दें, रासायनिक उद्विकास की बात करेंगे, जैविक उद्विकास की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए क्या कहानी होती है। सिंपली आप देखेंगे, इसे आप कहते हैं ना chemical evolution, and this one is known as biological evolution. इस तरह से हम बात कर पाएंगे। ठीक है ना। तो सिंपली अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि क्या कहानी बन रही है, तो इसमें आप देखिए कहानी कुछ इस तरह से आ रही है कि रासायनिक उद्विकास में जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स इस तरह से होंगे। यहाँ पर हम देखेंगे एटॉमिक फेज, molecular phase and origin of inorganic compounds, ये कहानी हो जाएगी। और फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे origin of simple organic compounds, and finally origin of complex ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम इंग्लिश में लिख लेते हैं, फिर हिंदी में भी हम लोग लिखेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी बच्चा कहता है ना कि अच्छा सब इंग्लिश में ही बता दे रहे हैं तो हम लोगों का क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको समझ में आएगा और आपको निश्चित समझ में आएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, हम बात करें कि यहाँ पर इस तरफ स्टेप्स की बात अगर करेंगे तो आप देखिए, पहले
origin of protobionts, और इसी के साथ देखेंगे origin of eobionts। हम लोग एक चीज़ और देखें कि जो प्रोटोबायोन्ट्स थे या इन्हीं को कोएसर्वेट भी कभी कभी कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं दैट इज कोएसर्वेशन। जी हाँ, इस पर हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में आप देखेंगे ये जो इओबायोन्ट्स थे इसमें हम लोग देखेंगे ये हैं दैट इज फर्स्ट लिविंग फॉर्म्स। ये जो फर्स्ट लिविंग फॉर्म्स थे यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये थे, और फिर इसके साथ साथ हम लोग देखें क्या कहानी हो जाएगी, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स, और इसके आगे की कहानी और लंबी है, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स वगैरह की बात करते हैं, लेकिन हम लोग लाइफ की ओरिजिन पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ तक की ओरिजिन भी पढ़ेंगे, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बाद में कर लेंगे, तो ये सब वहाँ पर आएगा। अब सवाल उठता है कि इन स्टेप्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें आपके साथ, ठीक है ना। तो तैयार हो जाइए, फिर बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो सबसे पहले बात आ रही है यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करें। देखिए, फर्स्ट हम देखेंगे रासायनिक उद्विकास या केमिकल इवोल्यूशन। अब इसे हम लोग देखेंगे कि परमाणु प्रावस्था या एटॉमिक फेज। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक एक की हिंदी लिखूंगा, तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट कर लिए हैं। तो परमाणु प्रावस्था या एटॉमिक फेज की बात करेंगे तो इसमें क्या है, तो सिंपली हम लोग देखेंगे कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो केमिकल इवोल्यूशन की है और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की है, इसको समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप में थोड़ी सी कल्पनाशीलता होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको कल्पनाशील होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सोचने की शक्ति आपको रखनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि ये तो मेरे पास पहले से नहीं है, है ना, तो ऐसा नहीं है, सबके पास ये शक्ति होती है, और ये शक्ति सबके पास है तो आपके पास भी है, और मैं आपको बताऊंगा कि सोचना कैसे है। तो स्टार्ट में यहाँ पर बताया गया है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय आज इस पर जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं वो सभी के सभी तत्व उस समय भी उपस्थित थे, लेकिन अत्यधिक उच्च तापमान के कारण वो सभी के सभी तत्व अपने परमाणु प्रावस्था में थे। और आप ध्यान दें, परमाणु प्रावस्था में थे तो हुआ क्या, हुआ ये कि आगे ध्यान दें, अपने परमाणु भार के अनुसार अगर देखा जाए तो अपने परमाणु भार के अनुसार यह पृथ्वी पर 3 घेरेदार पंक्ति में व्यवस्थित हुए। पंक्ति कहना उचित नहीं है, बल्कि 3 घेरे के रूप में व्यवस्थित हो गए। केंद्र की ओर मेटेलिक एलिमेंट्स रहे जिनमें एटॉमिक वेट अधिक होता है, और इसके बाद में मीडियम एटॉमिक वेट वाले उसके बाहर की ओर रह करके उन्होंने पृथ्वी की सतह बनाया, और जो सबसे हल्के एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट थे वह तत्व सबसे बाहर की ओर रह करके पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बना पाई, ठीक है ना, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बना पाई। अर्थात जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये एटमॉस्फेयर इन तत्वों के अलग अलग
क्रम में व्यवस्थित होने के कारण, अलग अलग घेरे में व्यवस्थित होने के कारण बाद में चल करके ये एटमॉस्फेयर आ पाया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सिंपली यहाँ पर देखेंगे इसमें लिखना क्या है। तो आप कहेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, सिंपली हम बात करेंगे तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सभी तत्व किस रूप में थे? अपनी परमाणु प्रावस्था में थे। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों था? तो यहां पर आप लिखेंगे कारण क्या था भाई? तो आप ध्यान दें, कारण ये था अत्यधिक उच्च तापमान का होना। अत्यधिक उच्च ताप का पाया जाना। तो ये कहानी होगी, समझ रहे हैं ना? अब इसके बाद में यह किस क्रम में व्यवस्थित हो गए? तो लिखेंगे यह तत्व अपने भार के अनुसार तीन घेरे, किसमें? केंद्रीय, मध्य व बाह्य। तो आप लिखेंगे केंद्रीय, मध्य व बाह्य घेरे में व्यवस्थित हो गए। तो यहां पर आप देखेंगे, अब सिंपली हम लोग बात करेंगे। तो इन चीज़ों से क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग ब्रीफ ही रखेंगे, संक्षिप्त में रखेंगे, अधिक ज़्यादा एलैबोरेट यहाँ पर नहीं करेंगे। तो अब इसके बाद में अगली कंडीशन हम लोग देखें, इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद में आप देखेंगे दूसरी कंडीशन हम लोग लेते हैं अणु प्रावस्था व सरल अकार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। जी हाँ, ध्यान देंगे हम लोग अणु प्रावस्था व सरल अकार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति, अर्थात हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मॉलिक्यूलर फेज एंड origin of simple organic compounds। जी हाँ, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, सिंपली आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा सा आपको कल्पनाशील होना पड़ेगा। तो आइए आपको कल्पनाशील बनाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, जब पृथ्वी उत्पन्न हुई थी तो उस समय ये एक कह सकते हैं कि सूर्य से उत्पन्न हुई थी, या यूं कहिए कि सोलर नेबुला से उत्पन्न हुई थी, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो पृथ्वी का उस आरंभिक समय में तापमान बहुत अधिक था, और अत्यधिक ताप के कारण जितने भी एटम्स थे वह अपने, जितने भी एलिमेंट थे वह अपने
एटॉमिक फेज में थी और जब टेम्परेचर में कुछ कमी आई तो समान एटम्स पास आकर के मॉलिक्यूल के फॉर्म में अर्थात परमाणु प्रावस्था से अणु प्रावस्था के रूप में आकर के व्यवस्थित हो पाए। और एक बात और थी कि आरंभ में ध्यान दीजिएगा, आरंभ में ये भी बताया जाता है कि जो हाइड्रोजन एटम थे, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक थी, सबसे अधिक मात्रा में थे ये। और हाइड्रोजन एटम्स ने क्या किया कि समस्त उपस्थित मुक्त ऑक्सीजन से मिल करके अभिक्रिया किया और इन्होंने जल वाष्प का निर्माण कर लिया इस प्रकार से कि अब वायुमंडल में फ्री ऑक्सीजन नहीं बच पाई, फ्री ऑक्सीजन बची ही नहीं। पूरी तरह से जितना भी ऑक्सीजन थी सबके साथ हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया और रिएक्ट करके इसने क्या बना लिया, इसने बनाया जल का निर्माण किया, जो कि वाष्प अधिक तापमान के कारण वाष्प के रूप में बना रहा। तो इस तरह से जल वाष्प के रूप में संभवतः प्रथम अकार्बनिक यौगिक का निर्माण हो पाया। इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें कि हाइड्रोजन ने आगे चल करके नाइट्रोजन से भी रिएक्ट किया और नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करने के बाद ये क्या बन पाया, इसने बनाया अमोनिया। क्या बना लिया भाई इसने निर्माण किया अमोनिया का। क्लियर। इस तरह से वाटर एंड अमोनिया ये दोनों आरंभ में बनने वाले अकार्बनिक यौगिक थे। तो इस तरह से हम लोगों को थोड़ा सा आगे की बात करनी होगी। तो आइए यहाँ पर आगे की बात स्टार्ट करने के लिए तो बात को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे आरंभ में ही तापमान में कुछ कमी आने पर परमाणुओं से अणु का निर्माण हुआ। अणु का निर्माण हो पाया। इसी के साथ साथ आप देखेंगे अगला पॉइंट, हाइड्रोजन परमाणुओं हाइड्रोजन परमाणु सर्वाधिक मात्रा में अर्थात 90% तक वह सर्वाधिक क्रियाशील थे। क्या थे जी? सर्वाधिक मात्रा में थे और सर्वाधिक क्रियाशील भी थे, अर्थात दीज वर मोस्ट एबंडेंट एंड मोस्ट रिएक्टेंट इन नेचर। तो इसका फिर क्या प्रभाव पड़ा, तो यहां पर आप देखेंगे इसके बाद हाइड्रोजन परमाणुओं ने समस्त उपस्थित ऑक्सीजन, तो उस समय ध्यान दें, उपस्थित समस्त ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके चलिए बताइए किसका निर्माण कर लिया, तो सिंपली आप कहेंगे अभिक्रिया करके जल के अणुओं या वाष्प
का निर्माण किया। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, जल के अणुओं का निर्माण किया। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखना होगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, समस्त लिखा है, तो ये ध्यान देने वाली बात आपको क्या होगी, समस्त। इस पर खास फोकस करेंगे आप। अर्थात जब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने सभी ऑक्सीजन अणुओं से, ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर के रिएक्ट कर लिया तो जल का निर्माण तो हो गया, लेकिन क्या कोई फ्री ऑक्सीजन बची? नहीं बच पाई। तो आप ध्यान देंगे तो आप कहेंगे इस प्रकार आरंभ में ही मुक्त ऑक्सीजन, ध्यान दें, आरंभ में ही वायुमंडल मुक्त ऑक्सीजन से मुक्त हो गया या मुक्त ऑक्सीजन से रहित हो गया। इस प्रकार आरंभ में ही वायुमंडल से मुक्त ऑक्सीजन समाप्त हो गई। अब बताइए, ऐसे वायुमंडल को क्या कहना पसंद करेंगे आप? ऑक्सीकारक कहेंगे या अपचायक कहेंगे? तो जवाब तो हाजिर है, अपचायक कहना पड़ेगा आपको। तो हो गई, अर्थात वायुमंडल जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल अपचायक, अपचायक अर्थात रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर प्रकार का हो गया। ये हो गया। अब इतनी कहानी आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है ना? तो अब यहां पर आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब जो अपचायक प्रकार का वायुमंडल हो गया, इसका महत्व क्या है जानते हैं? यह अपचायक प्रकार का वायुमंडल आवश्यक है निर्जीवों से सजीवों की उत्पत्ति होने के लिए। तो ब्रैकेट में यहां मैं लिख दे रहा हूं उसको, जो निर्जीवों से सजीव की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। ये कहानी आप देख पाएंगे, इस तरह से आप समझ पाएंगे। क्लियर है ना? तो इन चीजों को आप यहां पर देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। तो सिंपली यहां पर आप देखेंगे, तो अब इसके बाद में आप देखेंगे क्या कहानी होगी कि इतना कर लेने के बाद में एक लाइन आपको और यहां लिखनी होती है। आइए देखते हैं, तो लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं ने नाइट्रोजन से भी अभिक्रिया करके, बताइए क्या निर्माण किया? तो आप कहेंगे NH3 अर्थात अमोनिया का निर्माण किया।
ये कहानी हो गई। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ एक चीज़ और देखेंगे, अतः जल व अमोनिया सबसे पहले बनने वाले क्या थे? तो आप कहेंगे सबसे पहले बनने वाले अकार्बनिक यौगिक थे। ये कहानी थी, ये कहानी आपके सामने है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब इसके बाद में आगे हम लोग देखें क्या स्थिति है। तो इतनी चीज़ों के बाद में, इतनी बातों के बाद में यहाँ इस तरह से हमने 2 स्टेज कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में तीसरी स्टेज पर आते हैं। तीसरी स्टेज में क्या था, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे थर्ड स्टेज, सरल कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। तो यहां पर आप देखेंगे क्या, तो इसको आप कहेंगे ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी हाँ, तो हम लोगों को अब ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आरंभ में जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने उनका निर्माण कैसे हो पाया, वह यौगिक किस प्रकार से बन पाए थे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आप कहेंगे ओपेरिन के अनुसार हाइड्रोजन परमाणुओं ने कार्बन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण किया, तो आप लिखेंगे मीथेन का निर्माण किया, जो संभवतः प्रथम कार्बनिक यौगिक या सरलतम कार्बनिक यौगिक था, जो प्रथम या सरलतम कार्बनिक यौगिक था। तो ये कहानी अब इसी के साथ साथ ध्यान दें। इसके बाद में और क्या हुआ, तो इसके बाद में आप देखेंगे इसके बाद
हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, जल, हाइड्रोजन साइनाइड, ऐसे आरंभिक पदार्थों की आपस में अंतरक्रिया के फलस्वरूप, आपस में एक दूसरे के साथ अपक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के सरल यौगिकों का निर्माण हो पाया। तो आप लिखेंगे इसके बाद हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, जल, आदि ने परस्पर अभिक्रिया करके विभिन्न सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया, जैसे, अब सवाल उठता है ना, क्या? जैसे। तो इस जैसे वाली बात को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। जैसे, तो जैसे में क्या आ जाएगा जी? जैसे में आ जाएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिए, सिंपली हम लोग बात करें अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, या हम बात करें नाइट्रोजिनस बेसेस, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ध्यान दें, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सभी सिंपल ऑर्गेनिक पिगमेंट्स, यूरिया एटसेट्रा, ये इन सब का निर्माण हो पाया। अब सवाल ये उठता है कि इन सब का निर्माण अपने आप उस समय कैसे हो जा रहा था? इन रिएक्शन को होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इन केमिकल रिएक्शन को संपन्न करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आ रही थी? तो इसमें आप लिखेंगे, तो नोट करके हम लोग लिखेंगे इनका निर्माण उस समय संभव था क्योंकि क्या? तो आप लिखेंगे रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए बताइए क्या चीज उपस्थित थी? तो आप देखेंगे कि रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए पर्याप्त मुक्त ऊर्जा
पर्याप्त मात्रा में मुक्त ऊर्जा उपस्थित थी। जो कहां से मिलती थी, तो आप कहेंगे जिसके निम्न स्रोत थे। अब किन स्रोतों से यह एनर्जी मिलती थी? इनके निर्माण को संपन्न करवाने के लिए या इनके निर्माण को संपन्न करवाने के लिए आइए देखते हैं कि वो ऊर्जा स्रोत उस आरंभिक वातावरण में, आदि वातावरण में कौन कौन से थे। तो सिंपली आप लिखेंगे ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न ऊष्मा, एक तो ये हो गया। दूसरा बादलों की या बादलों से उत्पन्न विद्युत तड़ित, जी हाँ, बादलों से जो बिजली चमकती है वो भी ऊर्जा का स्रोत थी। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे उच्च वातावरणीय ताप, उस समय वातावरण का तापमान काफ़ी हाई रहता था, तो वह उच्च वातावरणीय ताप भी एक तरह से एनर्जी का सोर्स था। ठीक है ना। और इसके बाद में आप देखेंगे वातावरण में सौर विकिरण से मिलने वाली यूवी किरणें, अर्थात जो अल्ट्रावायलेट रेज थी, पराबैंगनी किरणें आती थी सोलर रेडिएशन से, वो भी ऊर्जा का या कह लीजिए ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करती थी। और इन ऊर्जा स्रोतों की उपस्थिति में ही इन रासायनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं से, अपने आप से संभव था। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक की बात बच्चों आज तक के लेक्चर में। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसी चरण के समर्थन में, इन्हीं पदार्थों के स्वयं से के निर्माण के समर्थन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसे कहते हैं मिलर्स एक्सपेरिमेंट। क्या? मिलर का एक्सपेरिमेंट। ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग मिलर के एक्सपेरिमेंट का एक प्यारा सा, अच्छा सा, खूबसूरत सा डायग्राम बना करके रख लीजिए अभी से, तब अगला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, अगले दिन। ओके बच्चों, तो ठीक है, आज यहीं तक और दीजिए मुझे इजाज़त। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC, थैंक यू।